नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना को ठीक करने के और कोरोनिल को लेकर किए गए दावों को लेकर बाबा रामदेव के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट डॉक्टरों के संघ के द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई कर रहा था। यह मुकदमा बाबा रामदेव पर कोरोनिल से कोरोना ठीक करने के कथित दावे, एलोपैथी को कोरोना से मौतों का जिम्मेदार बताने के बाद किया गया था। बाबा रामदेव ने लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं होने के लिए प्रेरित किया था, ऐसा कहा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जे भंबानी ने कहा कि रामदेव की ओर से आया स्पष्टीकरण उनकी अपनी पीठ थपथपाने जैसा लग रहा है। वहीं बाबा रामदेव की ओर से पेश वकील ने कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता ये दवा पर लड़ाई क्यों हो रही है। उन्होंने कहा जो एलोपैथिक डॉक्टरों के बारे में कहा गया था उसके लिए माफ़ी मांगी जा चुकी है। बाबा रामदेव के वकील ने कोरोनिल को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उत्पाद को प्रोटोकॉल और मानकों के सख्त पालन के बाद लॉन्च किया गया था। उत्पाद के संबंध में एक लाइसेंस दिया गया था जब सभी कोरोना के रोगी इसके कारण सफलतापूर्वक ठीक हो गए थे। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कोरोनिल केवल कोविड-19 के लिए एक सप्लीमेंट्री मेजर है और इलाज नहीं है। इस पर जस्टिस भंबानी ने कहा ये पीठ पर थपथपाने जैसा लगता है, ये क्लैरिफिकेशन के बजाय एक डिस्क्लेमर लगता है। जस्टिस भंबानी ने कहा कि आपने जनता को दो इंप्रेशन दिए, एक तो ये कि एलोपैथिक डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, वो खुद बीमारी से मर रहे हैं। दूसरा, कोरोनिल अपने आप में एक इलाज और बचाव है। जस्टिस ने कहा कि आपके विचार आपके शब्दों से स्पष्ट होने चाहिए, छुपने नहीं चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और स्पष्टीकरण देने का प्रयास सफल नहीं हुआ, ये कहा। इसके साथ ही अदालत ने 17 अगस्त को सुनवाई के लिए मामले को फिर से अधिसूचित कर दिया। जांच एजेंसी ईडी ने गुरुवार को दिल्ली में स्थित हेराल्ड हाउस की तलाशी ली और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रिंसिपल ऑफिसर को भी समन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचे और काफी देर तक वहां रुके रहे। इस बीच कांग्रेस के मुख्यालय के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है। उधर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जांच एजेंसी ईडी के दुरुपयोग के मुद्दे पर हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आखिर ईडी उन्हें संसद सत्र के चालू रहते हुए कैसे बुला सकती है। बता दें, सदन की कार्रवाई के दौरान ही ईडी ने उनको दोपहर 12:30 बजे ही बुला लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, और वो मैं करता रहूंगा। राहुल ने कहा कि सुन लो और समझ लो। आज ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के नेता विजय चौक पर मार्च के लिए पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन की चर्चा के बीच से बुलाने पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ईडी ने संसद के समय में बयान देने के लिए किसी नेता को बुलाया हो। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है। अगर सदन में विपक्ष के नेता को बुलाना था तो 11 बजे के पहले बुला लेते। उन्होंने कहा कि संसद में आज चर्चा हो रही थी, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने थे, लेकिन उससे पहले ही खड़गे जी को बुला लिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ऐसा मजाक ना देखा ना सुना था। आखिर मोदी जी को इतना डर क्यों लगता है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी समेत बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी इसको नियमों, संविधान और परंपरा के खिलाफ बताया और सरकार पर हमला बोला। कांग्रेसी नेताओं ने आज के दिन को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। महाराष्ट्र में 1 महीने के बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अकेले ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। यहां मंत्रियों के नामों पर बीजेपी नेतृत्व के साथ वो चर्चा करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो 1 दिन का आराम कर रहे हैं। उनका गुरुवार को आधिकारिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। बता दें, 1 महीने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा एक भी मंत्री नहीं बनाया जा सका है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बात नहीं बन पा रही है। हालांकि शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि राज्य में भले ही पूर्ण मंत्रिमंडल ना हो, लेकिन सरकार कुशलतापूर्वक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद बैकफुट पर आए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इन दिनों शिवसेना को फिर से खड़ा करने के काम में जुटे हैं। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के मजबूत आधार वाले इलाके ठाणे जिले में आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को शिवसेना की कमान सौंप दी है। बता दें, मंगलवार को ही मुंबई पुलिस ने केदार दिघे के खिलाफ 23 साल की एक महिला को धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मालूम हो कि आनंद दिघे ठाणे कल्याण के इलाके के ताकतवर शिव सैनिक थे।
शिव सैनिक आज भी उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं। आनंद दिगे इस इलाके में समानांतर अदालत चलाते थे और जो वो कहते थे उनकी बात सभी मानते थे। आनंद दिगे ने ही एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में आगे बढ़ाया। दिगे ने शिंदे को 1997 में ठाणे नगर निगम में पार्षद बनवाया और फिर नगर निगम में सदन का नेता भी बनाया। 2001 में आनंद दिगे की मौत के बाद शिंदे ने ठाणे कल्याण में उनकी जगह पर शिवसेना को मजबूत करने का काम शुरू किया। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट को राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की याचिकाओं पर अभी फैसला न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इन मामलों को संविधान पीठ को भेजने पर फैसला करेंगे। पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा इसको लेकर निर्णय 8 अगस्त तक होने की संभावना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से कहा कि वो इस बीच एकनाथ शिंदे गुट द्वारा उन्हें असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए किए गए दावे पर कोई प्रारंभिक कार्रवाई न करे। CJI NV रमना ने कहा कि हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आप कोई कार्रवाई ना करें। बता दें चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के दावे के बाद उद्धव और शिंदे गुट से इसको लेकर सबूत पेश करने को कहा था, जिसके बाद उद्धव गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शिंदे गुट का कहना है कि वो बहुमत में हैं और वो ही असली शिवसेना है। शिवसेना सांसद संजय राउत को अब मुंबई की एक अदालत ने 8 अगस्त तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले उन्हें 4 अगस्त तक भेजा गया था, अब हिरासत को बढ़ाकर 8 अगस्त तक कर दिया गया है। वहीं समाचार एजेंसी PTI के अनुसार संजय राउत ने अदालत में बताया कि उनको ऐसे कमरे में रखा गया है जहां पर कोई खिड़की और वेंटिलेशन नहीं है। ईडी एक के बाद एक कार्रवाई जारी किए हुए है। अब ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को समन जारी कर दिया है। उनको पात्रा चौल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने ईडी के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वर्षा राउत के अकाउंट से हुए लेन देन के मामले के प्रकाश में आने के बाद उन्हें समन जारी किया गया है। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनको दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शामिल कराया। बता दें एक दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के विधायक के रूप में त्यागपत्र दे दिया था। मालूम हो कि कुलदीप बिश्नोई पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगा था और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत द्वारा पिछले साल जुलाई में उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के बाद कप्पन ने अदालत का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको झटका लगा है। इससे पहले कप्पन के खिलाफ UAPA के विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामलों को ध्यान में देते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कप्पन पर UAPA, राजद्रोह, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे मामलों में धाराएं लगाई गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अगले CJI के लिए जस्टिस UU ललित के नाम की सिफारिश की है। जस्टिस UU ललित का पूरा नाम उदय उमेश ललित है और वो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सबसे सीनियर जज हैं। CJI रमना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। बता दें हाल में ही केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने रमना को पत्र लिखकर उनसे अगले CJI का नाम सरकार को भेजने का अनुरोध किया था। जस्टिस UU ललित मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो भारत के 49वें CJI होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल 3 महीने से कम का होगा। जस्टिस UU ललित 8 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास कई मिसाइलें दागी हैं। ये मिसाइलें चीन ने समुद्र में दागी। गुरुवार सुबह से ही चीन का अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास ताइवान के चारों तरफ जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने इसकी खुद घोषणा की और कहा कि सैनिक अभ्यास शुरू हो गया है और रविवार को खत्म होगा, जिसमें लाइव फायरिंग शामिल है। चीन इस बात से नाराज है कि ताइवान ने अपने यहाँ US कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को आने दिया। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के गैर जिम्मेदार कदम ने इलाके में शांति को भंग कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।